हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। और हम डिस्कस करेंगे इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान। जिन स्टूडेंट्स ने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लें, क्योंकि उसके बाद उन्हें पूरा सब्जेक्ट ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि दरअसल हम इस पूरे सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर्स में जिन बातों पे डिस्कशन करेंगे उन बातों को करने की वजह क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है या संविधान होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली a written document in which we find the rules by which a society would function। यानी कि संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक लिखा हुआ दस्तावेज है जिसमें क्या लिखा है, जिसमें बेसिकली रूल्स लिखे हैं, वो नियम कानून लिखे हैं जिनके मुताबिक कोई सोसाइटी काम करेगी। जैसे मान लीजिए किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में लिखा है कि इस देश की पूरी ताकत, इस देश की पूरी बागडोर एक राजा के हाथ में रहेगी और वो राजा चाहे कुछ भी कर सकता है और वो जब तक जिंदा है तब तक राजा रहेगा और उसके मरने के बाद उसके बच्चे अगले राजा बनेंगे। अगर किसी देश के संविधान में ऐसा लिखा है तो उस देश में वैसा ही होगा। अगर किसी देश के संविधान में लिखा है कि एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद वहाँ इलेक्शंस होंगे या चुनाव होंगे और देश का हर आदमी वोट देगा और देश के लोग फैसला करेंगे कि देश की बागडोर किसके हाथ में है, तो अगर संविधान में ऐसा लिखा है तो उस देश में वैसा होगा। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स का कलेक्शन है, ऐसे कानूनों का या रूल्स का कनेक्शन है जिनके मुताबिक वो सोसाइटी या वो देश काम करेगा। अगर मान लीजिए किसी देश के संविधान में लिखा है कि इस देश की औरतें गाड़ी नहीं चला सकती, तो उस देश की औरतें गाड़ी नहीं चला पाएंगी। अगर कोई औरत गाड़ी चलाती है तो उस औरत पे कानून कार्रवाई करी जाएगी, उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले तक सऊदी अरेबिया में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था कि वहाँ की औरतें गाड़ी नहीं चला सकती हैं। तो और वहीं दूसरी तरफ अगर मान लीजिए किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि इस देश की औरतें गाड़ी चला सकती हैं, कोई भी काम कर सकती हैं, उन्हें पूरी आज़ादी है, तो उस देश की औरतों को पूरी आज़ादी मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें और क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि किसी भी जो समाज है या सोसाइटी है या जो देश है उसका फंडामेंटल नेचर क्या है, उस देश के लोग सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और चीज़ें भी रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन वो आदर्श यानी कि वो आइडियल्स रिफ्लेक्ट करता है, वो आदर्श जो कि कोई भी कंट्री अपहोल्ड करता है। अब जैसे कि मान लीजिए पहले के टाइम में अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में स्लेवरी का कल्चर चलता था। वहाँ जो स्लेव्स चाहिए होते थे उसके लिए वो अफ्रीका से लोग लाते थे, उनको स्लेव्स बना के रखते थे। और वहाँ का जो कानून था पहले अमेरिका का, वो कानूनन तौर पे मतलब लीगली वो चीज़ मान्यता मिली थी उसे कानून के तहत कि आप स्लेव्स रख सकते हो। वहाँ पे बाकायदा मार्केट्स लगा करती थी जहाँ पे जाके लोग स्लेव्स को ख़रीदते थे, बेचते थे, बिल्कुल जैसे कि कोई घरेलू सामान हो या कोई जानवर हो। तो वो उनके कानून में लिखा था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे लोगों की सोच बदली, वहाँ सिविल मूवमेंट हुआ, लोगों को एहसास होने लगा कि नहीं यार, हर किसी को बराबर का हक मिलना चाहिए, तो वो चीज़ फिर वहाँ के कानून में आई कि नहीं, सब लोग अब बराबर होंगे, चाहे वो वाइट हो चाहे वो ब्लैक हो। तो बेसिकली वो आदर्श जो कि कोई भी देश अपहोल्ड करता है, वहाँ के लोग जिस तरह की सोच रखते हैं, वो सोच या वो आदर्श रिफ्लेक्ट होते हैं उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगला टॉपिक आता है व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत कई वजहों से है। जैसे कि सबसे पहले, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन।
यानी कि संविधान बेसिकली ऐसे सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स को बताता है जिन सेट ऑफ रूल्स से देश का हर आदमी एग्री कर सके कि हाँ, देश में ऐसा ही होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन वो आदर्श भी स्थापित करता है या वो आदर्श, वो आइडियल्स भी रखता है जो कि उस कंट्री को अपहोल्ड करना चाहिए। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद दूसरी वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान ये डिफाइन करता है कि किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा उसका नेचर क्या है। यानी कि संविधान बताता है कि किसी भी देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो बागडोर है देश की, वो किसके हाथ में रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बता सकता है कि देश की बागडोर किसी राजा के हाथ में रहेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बता सकता है कि देश की बागडोर वहाँ के लोगों के हाथ में रहेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों बातें बता सकता है। या कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और भी बता सकता है कि देश की बागडोर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में रहेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि देश में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा। तो इस वजह से अब एक बहुत ख़ास चीज़ समझने वाली ये है, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक ये जो वर्ड है ये बना है दो वर्ड से। पहला वर्ड है डेमो। डेमो का मतलब होता है पब्लिक, और दूसरा वर्ड जो है वो है क्रेसी, और क्रेसी का मतलब होता है राज। तो डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसा समाज या एक ऐसा देश जहाँ पे पब्लिक का राज हो। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अब संविधान क्या बताता है कि देश की बागडोर किसके हाथ में रहेगी, किसी राजा के हाथ में या एक ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में या पब्लिक के हाथ में। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं यानी कि वो देश जहाँ पब्लिक के हाथ में रहेगी बागडोर, ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसे देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिन देशों के पास संविधान है वो डेमोक्रेटिक हों। क्या पता देश के पास संविधान है लेकिन वहाँ पब्लिक का राज नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा है कि राजा का राज होगा, या संविधान में लिखा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, बस एक मुट्ठी भर लोगों का राज होगा। तो संविधान जिन देशों के पास है, ठीक, वो हो सकता है वहाँ राजा का राज हो, पब्लिक का राज हो। जिन देशों में पब्लिक का राज है वहाँ ज़रूरी है कि संविधान हो, ठीक है। अब जैसे कि नेपाल का जो पुराना संविधान था, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें लिखा था कि नेपाल की बागडोर वहाँ के राजा और राजघराने के हाथ में होगी, और जाहिर तौर पे ये चीज़ वहाँ की पब्लिक को नहीं पसंद आई। तो वहाँ की पब्लिक ने सालों साल वहाँ एजिटेशन किए, वहाँ आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए सरकार के खिलाफ, और फाइनली वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया मतलब थोड़ा सा संशोधन किया गया वहाँ के संविधान में, और ये कहा गया कि अब देश की बागडोर लोगों के हाथ में रहेगी। और साल 2007 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। अब जब यहाँ बात आई संविधान और डेमोक्रेसी की, तो यहाँ कुछ बातें बहुत ख़ास समझने लायक हैं कि डेमोक्रेसी यानी कि जहाँ पे पब्लिक का राज होगा, जो पब्लिक चाहेगी वही होगा। तो डेमोक्रेसी में जो आम जनता होती है, वी चूज़ आवर लीडर्स सो दैट दे कैन रूल रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। हम डेमोक्रेसी में एक लीडर चुनते हैं, ठीक है, ऐसे लीडर्स को चुनते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे देश में राज करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक आम आदमी है, वो सुबह उठेगा, जाएगा काम पे जाएगा, वो दिन भर काम करेगा, शाम में काम से वापस लौटेगा, खा पी के आराम करेगा। वो काम ही कर पाएगा, वो उस पर इतना टाइम नहीं होगा, वो इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा कि वो देश में क्या हो रहा है वो इस चीज़ का फैसला करे, ठीक है। तो ताकत आम आदमी के हाथ में है, लेकिन आम आदमी लोग अपने लीडर्स को चुनता है कि वो काम कर सकें। However, the leaders might misuse their authority। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिन लीडर्स को आम आदमियों ने चुना है वो अपनी ताकत का बुरा इस्तेमाल करने लगें, गलत इस्तेमाल करने लगें।
So the Constitution safeguards us against this by giving fundamental rights to the citizen. तो हमारे चुने हुए लीडर्स हम पे अपनी ताकत का मिसयूज़ ना कर सकें, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, वो बेसिक अधिकार जो कि देश के हर आदमी के पास होंगे, जिससे कि उसके खिलाफ कुछ भी गलत ना किया जा सके। और इसके अलावा in a democracy the majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest। यानी कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं, ऐसा हो सकता है कि वो लगातार ऐसे डिसीजंस कराते रहें जो माइनॉरिटीज़ को एक्सक्लूड करते हैं मतलब माइनॉरिटीज़ को इन्वॉल्व नहीं करते हैं या माइनॉरिटीज़ का मत नहीं लेते हैं। अब चलिए आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि स्कूल में गेम्स पीरियड होता है। अब गेम्स पीरियड हुआ, सारे स्टूडेंट्स बाहर आए। अब उस क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 स्टूडेंट्स में 40 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। अब उन स्टूडेंट्स से पूछा गया कि आप क्या खेलना पसंद करोगे, तो 40 लड़के जो हैं उन्होंने कह दिया कि हम क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, और जो 10 लड़कियां हैं उन 10 लड़कियों ने कहा कि हम बास्केटबॉल खेलना पसंद करेंगे। लेकिन अब सिर्फ एक ही खेल खेला जा सकता है, ठीक है। तो जो टीचर है वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग चाहते हैं क्रिकेट खेलना, इस वजह से क्रिकेट खेला जाएगा। तो इससे हुआ क्या, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं उनका फैसला माना गया, लेकिन जो लोग संख्या में कम हैं उनको अभी वो नहीं मिल रहा है जो ये चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ लोगों का राज है, वहाँ लगातार ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनमें माइनॉरिटीज़ शामिल नहीं हो पाते। ये नेचुरल सी बात है, ऐसा नहीं है कि कोई चाहता है कि इनके साथ बुरा हो, लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ होता चला जाएगा कि कुछ ना कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ माइनॉरिटीज़ के मन मुताबिक काम नहीं हो पाएगा। तो अब इसके लिए क्या किया जाए। अब वो जो मान लीजिए 10 लड़कियां हैं जो बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं, अब क्योंकि डेमोक्रेसी है, सारी मेजॉरिटी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेल पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि माइनॉरिटीज़ और जो वीकर ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। और यहाँ पे अब जब बात आती है डोमिनेशन की, मतलब कुछ ऐसे समाज के वर्ग जिनके इंटरेस्ट या वो जो चाहते हैं नहीं हो पा रहा है, जब इस मुद्दे की बात करते हैं तो 2 तरह के डोमिनेशन होते हैं। पहला तरह का डोमिनेशन है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। अब इस सिचुएशन में कि 40 लड़के क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, 10 लड़कियां बास्केटबॉल खेलना चाह रही हैं, तो इस चीज़ को अगर देखा जाए कि हमेशा क्रिकेट ही खेला जा रहा है, बास्केटबॉल कभी नहीं खेला जा रहा है, तो इसे कहेंगे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। यानी कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे हावी हो जा रही है, तो दूसरी कम्युनिटी को वो नहीं मिल पा रहा जो वो चाहते हैं, ठीक है। इंटर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे। अब मान लीजिए कि ये जो 40 लड़के हैं, इन 40 लड़कों में 5 लड़के ऐसे उठकर सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हम भी बास्केटबॉल खेलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेल पा रही हैं, इनको कभी इनका हक नहीं मिल रहा या फिर वो नहीं मिल रहा जो ये चाहते हैं। तो अगर वो 5 लड़के उठकर सामना करते हैं कि नहीं यार, ये लोग बास्केटबॉल खेलना चाह रहे हैं, चलो एक बार बास्केटबॉल खेल लेते हैं, कभी इनकी भी बात मान ली जाए। इस केस में अगर ऐसा होने लगे कि जो बाकी बचे हुए लड़के हैं वो उन्हीं लड़कों पे डोमिनेट करने लगे या उनको दबाने लगे कि तुम उनकी आवाज़ क्यों उठा रहे हो या फिर तुम्हें क्या मतलब है, और डोमिनेट करने लग जाएं, तो ऐसे डोमिनेशन को इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं।
मतलब वो कम्युनिटी अपने ही लोगों को जब दबाने लगे तो उसे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहेंगे। तो इंटर कम्युनिटी मतलब इंटर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी, और इंट्रा कम्युनिटी मतलब वही कम्युनिटी अपने ही लोगों को जब दबाए। तो दो तरीके के डोमिनेशंस होते हैं और इन दोनों के तरीके के डोमिनेशन से ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफ गार्ड करता है, यानी कि बचाता है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से बचाता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल दैट द पीपल माइट कम टू स्ट्रांगली बिलीव दैट द पार्टी पॉलिटिक्स इज सो मच रबिश दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। कि हो सकता है कि लोगों को ये महसूस होने लग जाए और लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करने लगे, विश्वास करने लगे कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो पार्टी पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर चाहिए जिससे कि वो डिक्टेटर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके या सही कर सके। डेमोक्रेसी में इस क्या होता है, डेमोक्रेसी में अब लोगों का राज है, लोग राज करेंगे। तो होता ये है कि अलग अलग लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाएंगे और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव में उतरेंगी और जिसको जितनी भी सीट्स मिलेंगी उसके बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाहिर तौर पे मेजॉरिटी नहीं मिल पाई तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलती हैं, गठबंधन करती हैं, तब जाके वो साबित कर पाती हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स आए हैं। और इस तरीके से कई पॉलिटिकल पार्टीज़ बन जाती हैं और कई तरह के गठबंधन बन जाते हैं, तब जाके उस देश में कोई सरकार आ पाती है। ये डेमोक्रेसी में होता ही होता है। अब इस पूरे सिस्टम में हो सकता है कि ये जो तमाम पार्टीज़ बने ये आपस में इस तरीके से खेलने लग जाएं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं कि यार ये पार्टी आती है, इस पार्टी के साथ और जो पार्टीज़ का ग्रुप है, जो गठबंधन ये आते हैं तो ये भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं करते, दूसरी पार्टी हम चुनते हैं ये भी बहुत अच्छा काम नहीं करती हैं। और मान लीजिए उस टाइम पे देश में इतने ज़्यादा लोग हताश हो जाएं कि यार ये पार्टी भी ख़राब है, ये पार्टी भी ख़राब है, ये पार्टी भी ख़राब है, और उसी टाइम कोई एक ऐसा आदमी आ जाता है जिसको देख के लोगों को लगता है कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है और इस आदमी को पूरी ताकत दे देते हैं, राजा बना देते हैं और ये आदमी हर चीज़ सही कर देगा। तो ऐसा हो सकता है कि swept by emotions we may not realize that this goes against our own interests। कि मतलब swept by emotions यानी कि भावनाओं में बह के हो सकता है कि हम महसूस ना करें कि ये हमारे ही खिलाफ हो जाएगा एक लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में जैसे कि वो आदमी अच्छा है, हमने उसे डिक्टेटर बना तो दिया, लेकिन अब वो कब तक डिक्टेटर रहेगा, वो कभी जाएगा, अगला बंदा आएगा, क्या पता अगला बंदा अच्छा ना हो। और क्योंकि आपने डिक्टेटरशिप बना दी है कि उसी का राज होना है, कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज कर चुके हो, तो दरअसल हुआ क्या, आप फिर से अगेन उसी लेवल पे आ गए कि आपका एक राजा है, आप पे राज कर रहा है। तो जो 200 साल आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, एक आम आदमी को हक दिया गया, आम आदमी को ताकत दी गई, उस लड़ाई का तो फिर कोई मतलब ही नहीं बचा। अगेन हम उसी सिस्टम में आ गए जिस सिस्टम में 400 साल पहले थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से भी बचाता है कि हम नादानी में आके या इमोशंस में बह के अपनी आज़ादी और अपने हक किसी दूसरे आदमी की जेब में ना डाल दें, क्योंकि हर आम आदमी को वो हक देने के लिए 200 साल का स्ट्रगल किया गया है, तब जाके हमें आज़ादी मिली है, तब जाके हमें फ्रीडम मिला है। ठीक है, बहुत मेहनत करी गई है, सैकड़ों लोगों ने ज़िंदगियां लगाई हैं अपनी, तब जाके हमें आज़ादी मिली, तब जाके आम आदमी को उसका हक मिला है। तो आम आदमी अपना हक फिर से गंवा ना दे। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फॉर द ईजी ओवरथ्रो प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। यानी कि संविधान अलाउ नहीं करता है कि उसको आराम से हटाया जा सके, या फिर ऐसे प्रोविजंस जो हैं, ऐसे प्रोविजंस जो कि राइट्स और फ्रीडम गारंटी करते हैं सिटीजन्स के लिए,
उन प्रोविजंस को आराम से हटाया नहीं जा सकता है, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से बचाता है कि जितनी मेहनत से पाई हुई आज़ादी हमें मिली है अपनी पिछली जनरेशन से, हम उस आज़ादी को या उस अपने हक को यूं ही अपनी नादानी में गंवा न दें।